सभी को आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शब्द शक्ति क्या होती है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किंतु किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि वो किस अर्थ में वो शब्द प्रयुक्त हो रहा है। अतः शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को ही शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द में वक्ता के अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है वह शब्द शक्ति के कारण ही होता है कि जो वक्ता के कहे गए कथन को श्रोता किस रूप में सुनता है वही क्या है? शब्द शक्ति है। शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक शब्द द्वारा व्यंजित अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ या फिर अभिधेयार्थ कहलाता है। और लक्षक के द्वारा आरोपित जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है तथा व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट अन्य अर्थ या व्यंजित भाव व्यंग्यार्थ कहलाता है। शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। वाचक के अनुसार होने वाली तो होती है अभिधा, लक्षक के अनुसार होने वाली होती है लक्षणा, व्यंजक के अनुसार होने वाली होती है व्यंजना शब्द शक्ति। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए रामधीन मिश्र ने क्या कहा है कि साक्षात संकेतित अर्थ के बौद्धिक व्यापार को ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने कहा कि साक्षात संकेतित अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। ये मुख्यार्थ के संबंध में मम्मट ने कहा है और साक्षात संकेतित अर्थ के बारे में अब कहा है रामधीन मिश्र ने। अनेकार्थ हो शब्द में एक अर्थ की भक्ति 3 वाच्यार्थ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के मुख्यार्थ का, वाच्यार्थ का, संकेतित अर्थ का, सरलार्थ का या फिर शब्दकोशी अर्थ का या फिर नामवाची अर्थ का या लोक प्रचलित अर्थ या अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति होती है। कि अभिधा शब्द शक्ति में क्या क्या आ सकते हैं? वाच्यार्थ, संकेतित अर्थ, सरलार्थ, शब्दकोशी अर्थ, नामवाची अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ या अभिधेय अर्थ, इनको ही क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। अतः शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके शब्दकोश में भी अनेक अर्थ होते हैं। जिस प्रकार एक शब्द लेते हैं कनक। कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। तो कनक के 2 अर्थ हो गए, एक तो सोना और एक धतूरा। कनक का कौन सा अर्थ लिया जाए इसका ज्ञान प्रसंग से अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध से होता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए। मोती एक नटखट लड़का है, उसके हाथ में मोती की माला है। यहाँ भी मोती आया है, यहाँ भी मोती आया है। तो इसमें ये सामने वाले के आधार पर पता चलता है कि वो किस अर्थ में रखता है कि और शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट किया जाता है। तो यहाँ संबंध लड़के के साथ प्रकट किया जा रहा है तो ये मोती नाम का लड़का है। यहाँ संबंध मोती का हार से प्रकट किया जा रहा है तो ये इसका संबंध है, ये कोई आभूषण है। हरि पुस्तक पढ़ रहा है। विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। यहाँ भी हरि है और यहाँ भी हरि है। यहाँ हरि का अर्थ है किसी
व्यक्ति का नाम है जो पुस्तक पढ़ रहा है। और यहाँ हरि का अर्थ बंतर दिया गया है। गाय दूध देती है, गधा घास चर रहा है। तो ये क्या है? सभी अभिधा शब्द शक्ति है। शेर जंगल में रहता है, ये अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है। अब आती है दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा। मुख्यार्थ बाध्यत द्योगे रूढ़ि त्रोयट प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते लक्षणारोपिता क्रिया। जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, अर्थात शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, जब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्षणार्थ या फिर आरोपितार्थ से अभिप्रेत अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अतः लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक होती हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ अर्थ से अभिप्रेरित अर्थ निकाला जाता है। वो अर्थ रूढ़ि के आधार पर भी हो सकता है या प्रयोजन के आधार पर भी हो सकता है। तो शब्द के मुख्य अर्थ में जहाँ बाधा पड़ती है, लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है तो भी वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होता है, वहाँ भी कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे राम सदा चौकन्ना रहता है, तो यहाँ चौकन्ने का अर्थ 4 कान वाला ना होकर सतर्क या जागरूक होता है। तो ये लक्षण के आधार पर हमें पता चलता है। राजस्थान जाग उठा, यहाँ राजस्थान नहीं जागा है, बल्कि राजस्थान में जो रहने वाले लोग हैं वो जाग उठे हैं, मतलब राजस्थान की जनता जागरूक हो गई है। मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है, तो यहाँ उसका नौकर जो है वो एक लंबे कान वाला पशु विशेष ना होकर ये किसी मूर्ख के लिए प्रकट होता है। तो यहाँ मूर्ख का बोध कराने वाले के बारे में ये सब आया है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, तो यहाँ शेर होता है वीर साहसी व्यक्ति के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। तो ये लक्षणों के आधार पर इनका पता चलता है। यह तो निरी गाय है, तो वह लड़की कोई गाय नहीं है, बल्कि उसमें गाय जैसे सरल व सीधे गुण हैं, तो उन गुणों के आधार पर उसे निरी गाय बताया है। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक तो रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में क्या होता है कि जब किसी काव्य, रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द अपना नियत या मुख्य अर्थ छोड़कर रूढ़ि या परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। हिंदी में सभी मुहावरे जो होते हैं वो रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। कि जितने भी मुहावरे हैं उनके बारे में पूछा जाए कि इनमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो वो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है, तो हवा से बातें करना ये क्या है? एक मुहावरा है। बाजार में लाठियाँ चल रही थी, तो लाठियाँ चलना भी क्या है? मुहावरा है। वहाँ कोई लाठियों के पाँव नहीं है जो वो लाठियाँ चल सके, कि उन लाठियों को किसी ने हाथों में धारण कर रखा है और वो वहाँ लड़ाई हो रही है। उसने तो मेरी नाक कटा दी। नाक कटना ये भी क्या है? एक मुहावरा है। पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया, तो 9-2-11 होना ये भी क्या है? एक मुहावरा है। तो ये सभी क्या है? ये सभी रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं आगे प्रयोजनवती
लक्षणा। सेकेंड नंबर है प्रयोजनवती लक्षणा। जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ से लिया जाता है, अर्थात जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे इसमें क्या दिया गया है कि किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है। जैसे उसका आश्रम गंगा में है, तो आश्रम कभी गंगा के अंदर नहीं हो सकता। तो वहाँ लक्षणा के आधार पर, लक्ष्यार्थ के आधार पर पता चलता है कि उसका आश्रम जो है वो गंगा के किनारे पर है, न कि गंगा में। अब सिंह अखाड़े में उतरा, तो जो शेर है वो अखाड़े में नहीं उतरता, बल्कि जो शेर के जैसा शक्तिशाली व्यक्ति है वो मैदान में उतरा है। लाल पगड़ी आ रही है, मतलब लाल पगड़ी नहीं आ रही बल्कि पुलिस आ रही है। वह तो निरी गाय है, मतलब उसके गुण जो हैं वो गाय के समान सीधे एवं सरल है। अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है, तो मोहन कोई जानवर विशेष न होकर एक मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में आने वाला इंसान है। अब है शब्द शक्ति में नंबर 3 पे लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, कि अभेदा में तो मुख्यार्थ से हो जाता है और लक्षणा में लक्ष्यार्थ से हो जाता है, मगर यहाँ दोनों में ही ना होकर कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से उसका बोध होता है, कि अलग अलग अर्थ के आधार पर इसका पता चलता है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए, तो इस 4:30 का जो श्रोता होते हैं वो अलग अलग अर्थ निकालते हैं। एक चपरासी है वो ये अर्थ निकालेगा कि अब छुट्टी के लिए घंटी बजानी है, और बच्चे ये अर्थ निकालेंगे कि 4:30 बज गए, मतलब अब हमें घर जाना है। पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। यहाँ भी सुनने वाला अपने लिए अलग अलग अर्थ निकालता है। कोई खेतों में काम कर रहा है, वो घर जाने की तैयारी करता है, और कोई मंदिर का पुजारी है, वो अपनी संध्या आरती के लिए तैयारी कर रहा है। व्यंजना शब्द शक्ति की मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। लक्षणा भी 2 प्रकार की होती है, तो व्यंजना भी 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। देखते हैं शाब्दिक व्यंजना। शाब्दिक के आधार पर ही पता चलता है, शब्द के आधार पर, और आर्थी व्यंजना में शब्द के अर्थ के आधार पर। तो वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। कि उसके जब उस शब्द के स्थान पर कोई पर्यायवाची रख देते हैं तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना नहीं होती है। अतः शाब्दिक व्यंजना केवल अनेकार्थ शब्दों में होती है, न कि पर्यायवाची शब्दों में। तो जो भी अनेकार्थक शब्द आते हैं वो सभी शाब्दिक व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। चिरजीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ जो ये वर्ष भानुजा शब्द है इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो गाय का पति जो बैल होता है उसके लिए आया है, और दूसरा राधा के लिए। तो यहाँ वर्ष भानुजा के 2 अर्थ हैं, एक तो गाय, दूसरा राधा। वहीं हलदर के भी 2 अर्थ हैं, एक तो बैल और दूसरा कृष्ण का भाई बलराम। तो वर्ष भानुजा के भी 2 अर्थ हैं और हलदर के भी 2 अर्थ हैं। अतः शब्दों के दोनों अर्थों पर ध्यान जाने से ही छिपा अर्थ व्यंजित होता है। अन्य उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तो यहाँ भी जो पानी है उसके अलग अलग अर्थ हैं,
मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है इज्जत, और चून मतलब आटा के लिए पानी का अर्थ जल होता है। तो सभी के लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ये शाब्दिक व्यंजना है। अब दूसरी आती है अर्थी व्यंजना। अर्थी व्यंजना में क्या होता है, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी वह बनी रहती है, वहाँ अर्थी व्यंजना है। शाब्दिक व्यंजना में तो पर्यायवाची रखने पर वो उसका जो अर्थ है वो नष्ट हो जाता है, मगर अर्थी व्यंजना में वो बनी रहती है। अर्थी व्यंजना बोलने वाले, सुनने वाले मतलब वक्ता, श्रोता, शब्द की सन्निधि, प्रकरण, देश काल, कंठस्वर आदि का बोध कराती है। ये था सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो, वहे वा यमुना के तीर। यहाँ कृष्ण के वियोग में राधा या फिर गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ यमुना के तीर मतलब यमुना के तट पर बिताए गए दिनों, क्रीड़ा विलास आदि के विषय में बताया जाता है। अब नीचे है अभिधा एवं लक्षणा में क्या अंतर है, कि दोनों शब्द शक्तियों की पहचान कैसे की जाती है, दोनों में क्या अंतर है। अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसमें मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से लक्ष्यार्थ द्वारा अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। जैसे गाय दूध देती है में गाय शब्द में अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है, जबकि उस बुढ़िया को मत सताओ वह तो निरी गाय है। यहाँ निरी गाय में लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है, कि पहले में तो एक जानवर विशेष के लिए आया है कि वो दूध देती है, और दूसरे में जो निरी गाय शब्द है वो बुढ़िया के लिए आया है, कि बुढ़िया का स्वभाव कैसा है, वो निरी गाय के समान सीधी एवं सरल है। फिर है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर कैसे पता चलता है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्यार्थ से और न लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंजित व्यंग्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है, मैंने उसे नाकों चने चबवाए। नाकों चने चबवाना तो मुहावरों का प्रयोग कौन सी लक्षणा में होता है, कौन सी में होता है लक्षणा में, रूढ़ि लक्षणा में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है रूढ़ि। व्यंजना शब्द शक्ति बातें करते हुए गृहिणी ने कहा अरे संध्या हो गई, तो यहाँ संध्या होने के लिए सभी अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ कौन सी हो गई, यहाँ हो गई व्यंजना शब्द शक्ति। तो आज के वीडियो में ये शब्द शक्ति कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।